हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं आपको 2 लेसन पढ़ा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में। आपका जो मैं बताया आपको जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का आपका लेसन जो 2 आपका लेक्चर हो चुका था, जिसमें पूरा एक्चुअल में कुछ मैं ब्रीफली जो भी सिलेबस उसको डिस्कस भी किया था और कुछ उसका डेफिनेशन भी मैं बताते हुए गया था। तो कल हम लोग पढ़े थे आयनिक बॉन्ड। देखो, पहली बात तो ये है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं या प्रीवियसली स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, पहले मेरे से पढ़े हैं, वो भी अपने लाइक जूनियर वन को, जो भी आपके लाइक 9, 10, 11 में बच्चे हैं, उनको आप लोग शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी जुड़े हैं मुझसे, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन जो है पढ़ाने का वो थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो और भी अच्छे क्लासेस, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी एक अच्छा क्लास डिलीवर हो पाएगा, है ना। फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई इशू हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, तो लेकिन आप लोग जब तक बताओगे नहीं कि कोई प्रॉब्लम क्या है, जब तक पूरा लेक्चर देखोगे नहीं तो इशू कैसे हो, मतलब आप लोग को समझ में कैसे आएगा। समझ में ना आए तो एक बार आप पूछो तो फिर से मैं वो टॉपिक फिर से बता दूंगा। तो आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली हम लोग पढ़ लिए थे कि जब आपका एक मेटल है ना, एक आपका मेटल है और आपका एक नॉन मेटल है, वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो मेटल क्या करता है, अपना अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करता है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड कंप्लीट एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। एंड ये क्यों करता है, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या लोवेस्ट एनर्जी सेल में रहने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कोई भी बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड में वो 1-2 एग्जाम्पल भी हम NaCl का देख लिए थे, है ना, किस तरह से बनता है, क्या होता है, वो सब हम पढ़ लिए थे। अब आयनिक बॉन्ड में ही आगे हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड का है लेविस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस आयनिक बॉन्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। लेविस स्ट्रक्चर, अब लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LWS। तो ये LWS है क्या, ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग अगर NaCl की बात करें, है ना, NaCl मैं आप लोग को बताया था कि NaCl किस तरह से बनता था, कि Na था, है ना, और क्या था, Cl था। आपका क्या था, Cl था। ये NaCl जो था ये किस तरह से बना था, मैं आप लोग को बताया था। NaCl किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ था, कैसे फॉर्मेशन हुआ था इसका, तो इसमें मैं बताया था कि Na प्लस होता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये Na प्लस, Na क्या करता है, Na प्लस बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। और Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये Cl माइनस बना देता है। ओके, ये Na प्लस जो आयन है ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, कैटायन, ये बना लिया एनोन। अब मैं बताया था कि ये Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही स्टेबल स्टेट में है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में ये Na प्लस हुआ क्या, Na प्लस हुआ 2-8, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना दे दिया। Cl माइनस क्या हुआ 2-8-8, लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी गैसियस सब स्टेट में है और ये भी अभी गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है ना, फिर भी ये गैसियस स्टेट में है, तो क्या है, स्टेबल नहीं है। तो Na प्लस और Cl माइनस मिल के क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, जो सॉलिड स्टेट में होता है और ये स्टेबल भी रहता है। तो इस तरह से बन रहा था NaCl।
एक्चुअल में कैसे ये एक दूसरे के साथ बंधे हैं, तो देखो Na जो है ना, और ये Cl है, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। क्यों है भाई? क्योंकि ये जो Na का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, Cl मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा। तो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर, या इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि Na प्लस है यहाँ पे और ये Cl माइनस है, तो इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 2 2 4 2 6 1 7, और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na प्लस हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो ये इसका लिविस स्ट्रक्चर है। और ये किस तरह से बना है, NaCl कैसे बना है? एक्चुअली Na ये है, Cl माइनस ये है, ठीक है, इसमें Cl माइनस है ना। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ना, 2 2 4 2 6 1 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस, ये इसके प्लस के साथ क्या करेगा, ज्वाइन हो जाएगा, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। अब ये जो एक्चुअल में ये बॉन्ड नहीं है, एक्चुअली में है क्या, ये दो चार्ज के बीच में क्या है, एक बॉन्ड, दो चार्ज के बीच में बंधा हुआ एक फोर्स है। और इस बॉन्ड को एक्चुअली में बॉन्ड नहीं बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। क्योंकि चार्जेस का फार्मूला आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यही फोर्स तो इसके बीच में है, यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपका ये है, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं, और बहुत मेथड है, आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। आपको ध्यान रखना है कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर रहेगा तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि Na प्लस Cl माइनस सॉलिड गैसेस स्टेट में है, इसलिए क्या है आपके स्टेबल नहीं है। तो ये Na प्लस और Cl माइनस NaCl बना लेते हैं सॉलिड स्टेट में, ये इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका NaCl बना। अब MgCl2 कैसे बनेगा? पहला तो NaCl हो गया, दूसरा MgCl2 कैसे बनेगा देख लो। आपको पता है कि Mg का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, Cl2 है तो Mg क्या होता है, 282, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 एटॉमिक नंबर होता है इसका 287, और इसका भी 2 8 एंड 7। तो रिक्वायरमेंट क्या है, अब क्या करेगा, Mg के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो Cl से लेगा नहीं, क्या करेगा, Cl इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस Cl के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा। मतलब जो Mg है ये बना लेगा Mg+2, और जो Cl ये बनाएगा Cl माइनस, और ये वाला Cl बनाएगा Cl माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8, 10 ही हुआ ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका 288, और इसका क्या हो जाएगा 288, क्योंकि भाई एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक ये आपका बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए हो रहा है, या नया कंपाउंड इसीलिए बन रहा है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जो भी एटम्स है उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और एक स्टेबल कंपाउंड बना ले, है ना। अब क्या बना, अब यहाँ पे देख लो, ये समझ गए ना आप लोग कि Mg भी आपका स्टेबल हो गया, Cl भी स्टेबल हो गया, Cl भी स्टेबल। अब ये गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस, लेकिन ये दोनों तो स्टेबल है, लेकिन ये गैसेस स्टेट में है। तो स्टेबल कब होंगे, जब ये सॉलिड स्टेट में आएंगे। तो ये क्या बनाते हैं, इसका Mg, इसके साथ में Cl,
इसके साथ में Cl। इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए वनली ये क्या बनाता है, लेविस डार्ट स्ट्रक्चर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, Cl के कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये लेविस डार्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, Mg+2 है ना। Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया, इस Cl के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो इस Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला आया और ये क्या बना लिया, Cl माइनस यहाँ पे बन गया और Cl माइनस यहाँ पे बन गया और ये Mg+2 बना लिया। तो ये इसका लेविस डार्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी आप लोग थोड़ा देखते रहना कि किस तरह से मैं आपको बताया हूँ। तो इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। और इसमें भी जो बॉन्ड है MgCl2 का है, Mg और मान लो Cl और Cl, इसमें भी जो बॉन्ड एक तरह से है, ये बॉन्ड एक्चुअली नहीं है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि चार्ज के बीच में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये बॉन्ड, ये लेविस डार्ट स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। और आयनिक बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, शेप नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से लेविस डार्ट स्ट्रक्चर NaCl MgCl2 आगे आपका बहुत सारा आएगा। तो मैं तो ये एक एक एग्जांपल लेके 2 एग्जांपल आपको एक्चुअली बताया आयनिक बॉन्ड में, MgCl2 का और NaCl का, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है, आयनिक बॉन्ड में ही है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता क्या है, सिंपली हम कैसे समझेंगे इसको। इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होती है कि किसी भी एटम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन या लिया गया इलेक्ट्रॉन, कोई केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, उसमें किसी के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लिए या कितना इलेक्ट्रॉन दिए, उसी को बोलते हैं, उसी के नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained during lost or gains during the formation of इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड is called इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है आपका, उसमें मतलब कोई भी आपका केमिकल बॉन्डिंग बन रही है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उसमें एटम्स के द्वारा, किसी एटम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया या कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, या मीन्स लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, उसके क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि
नोट में रख लेना कि इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नंबर। तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव कभी नहीं रहेगा। दिया इलेक्ट्रॉन तब भी पॉजिटिव, लिया इलेक्ट्रॉन तब भी पॉजिटिव। ये नहीं कि एक लिया तो निगेटिव हो गया, एक दिया तो पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बस कितना दिया इलेक्ट्रॉन या लिया इलेक्ट्रॉन, उसके क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी इन द केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में किस पोर्शन में, इलेक्ट्रोवैलेंट पोर्शन में। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें, जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में क्या आता है, आपका लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। अभी हाइड्रोजन का नाम नहीं लूँगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये आता है। ग्रुप 2 में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम आता है। बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब ग्रुप 3 से लेके 12 तक, है ना, 3 तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक तो आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत ही वेरिएबल होती है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। ग्रुप 3 हो गया। ग्रुप 4 में क्या होता है आपका, ग्रुप 13 एक्चुअली, ग्रुप 13 में आपका क्या होता है, एल्युमिनियम का ग्रुप आ गया, एल्युमिनियम गैलियम आता है, एल्युमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, है ना। और नेक्स्ट होता है ग्रुप 14, इसमें आता है कार्बन, है ना, कार्बन का ग्रुप हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके बाद आता है ग्रुप 15, है ना। ग्रुप 15 में क्या होता है, ग्रुप 15 में आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। ग्रुप 16 में आपका आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलेडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, SeTe। ग्रुप 17 में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो अब ये देखो पीरियोडिक टेबल भी आप लोग को अगर 10th तक पता होगा ना, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे मतलब 11th केमिस्ट्री में जाके देखेंगे आप, साइंस में केमिस्ट्री में, तो उसमें पीरियोडिक टेबल के जितने टर्म आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एसिड ऑक्साइड, बेसिसिटी, मतलब जो जितने भी टर्म हैं, जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये सब चीज़ें जो पीरियोडिक टेबल में, मतलब एक केमिस्ट्री में जरूरी होता है जानने के लिए, कोई भी काम करेंगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की जरूरत ही पड़ेगी। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हूँ आपको पीरियोडिक टेबल में। अब देखो पीरियोडिक टेबल का यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी आई वहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़ेगा। अब कोई भी एलिमेंट है, जब तक उस एलिमेंट के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी नहीं रहेगी, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में आप कर नहीं सकते। तो पीरियोडिक टेबल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर जरूर जाके आप लोग देखें। मैं अलग से प्लेलिस्ट है हमारा, ठीक है, उसमें पीरियोडिक टेबल है, जाके उसको जरूर आप लोग देखो, है ना। तो देख लो इसमें क्या होता है, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना होता है, इसमें होता है एक, है ना।
दूसरे ग्रुप में होता है 2, और तीसरे ग्रुप में तो वेरिएबल होता है। उसके बाद आता है आपका 13 ग्रुप एल्युमिनियम वाले में, इसके लास्ट सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। 14th ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन फैमिली में, और 15 ग्रुप में मतलब जो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाले में 16th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में। एंड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में मैं देखो अब 18th ग्रुप का तो नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है तो उसका नाम ही नहीं लेना है, वो बनाएगा ही नहीं बॉन्ड। अब जेनॉन के बहुत सारे ऑक्साइड आते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे क्यों आते हैं। इसके लास्ट सेल में आता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लिया या कितना इलेक्ट्रॉन दिया, उसके नंबर को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लियो कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख लो। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर आप ग्रुप 1 का देखेंगे तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप Na से जुड़ेगा तो Cl से जुड़ेगा तो Cl के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, लेकिन ये लास्ट वाला जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है ना। तो इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी और इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। ग्रुप 2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ये क्या करेगा जनरली 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 होगा। लाइक दैट एल्युमिनियम ग्रुप में मतलब ग्रुप 13 में ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। नाउ 14th ग्रुप में इसका देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट ग्रुप बॉन्ड नहीं बनाता है, ये एक्चुअली देखेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, इसमें बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, तो वो नेक्स्ट में देखेंगे। ये बनाता नहीं आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखना। आपका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। ग्रुप 14 ग्रुप 15 में क्या आएगा, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इजिली 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या होगी, 3 होगी, और सब पॉजिटिव ही होगा। अब ऑक्सीजन वाले फैमिली में लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। एंड आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, क्या जनरली 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का एक टेबल मैं आपको बता दिया, ग्रुप 1 टू ग्रुप 17। और डी ब्लॉक में नहीं होता है फिक्स आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि अगर आप आयरन की ही बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है +3 भी होता है। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 नॉट फिक्स्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, ध्यान रखना। तो इसका नॉट फिक्स्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, और ग्रुप 14 का कोवैलेंट बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो बनाता ही नहीं है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक, एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो तो मैं बता ही दिया आपका।
अब एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व, क्या एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व है जिससे कि आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट होता है कि एक चीज इसमें ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसमें है, वीक आयनिक बॉन्ड किसमें है। यही वो है कि एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन कौन से एनर्जी टर्म्स होते हैं उसमें, है ना। एक तो मैं आपको कौन कौन से एनर्जी यूज होती हैं एक आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए। जैसे मैं आप लोग को बताया था अभी कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अलग अलग ये सब चीज़ें एनर्जी टर्म जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। तो आपका पीरियडिक टेबल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है कि क्या क्या एनर्जी टर्म्स यूज होता है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या किया, अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और यम प्लस बना लिया। मान लो इस मेटल को मैं लिख दूं एम, मैं ऊपर लिख देता हूं मेटल है कि आपको पता रहे। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यम प्लस बना लिया। एक्चुअल में मैं आप लोग को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है मेटल को, है ना, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा। और उसको हम लोग क्या बोलते थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है, मतलब रिसीव करेगा, ऐड करेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी देंगे इस रिएक्शन में, गिविंग एनर्जी, इसमें क्या करेंगे, गिविंग एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हम दिए इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मेटल को एक अलग से एनर्जी देनी पड़ी, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना, एनर्जी रिलीज हुई। ओके, इसमें क्या है, मतलब कि ये जो हम एनर्जी इसको दिए हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, तो ये एनर्जी एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या है, एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो मतलब इसमें जो एनर्जी है वो क्या हो गया, इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी। मतलब मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एक अलग से एनर्जी इसमें देनी पड़ी, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। में आप लोग को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे इस एनर्जी को, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो एक अलग से एनर्जी दिए और वही एनर्जी इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही क्या है एनर्जी, गिविंग एनर्जी टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। मैं लिख देता हूं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये ध्यान रखना कि ये आयनाइजेशन एनर्जी जितना मिनिमम होगा, मिनिमम जितना ये मिनिमम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही ज्यादा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। तो ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मतलब वो एनर्जी जितना कम एब्जॉर्ब होगा या जितना कम देंगे, या आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगी, जितना मिनिमम होगी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम उतना स्टेबल कोई कंपाउंड। तो ये ध्यान रखना, ये इसमें एक तरह से रिलेशन हो गया। तो पहले तो क्या आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा, और जितना कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना कि जितना ज्यादा एनर्जी इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी
उतना ही कम स्टेबल होगा, और जितना कम लगेगी एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ये। सेकेंड क्या है कि मान लो आपका नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, ठीक है, ये क्या किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और ये क्या बनाया था, नॉन मेटल निगेटिव। मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन इफेक्ट किया, सॉरी रिसीव किया, मतलब क्या किया इसने, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने तो डोनेट किया था, इसने क्या किया था, गेन किया था। गेन मत लिखो, एक्सेप्टिंग मत लिखो, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, नॉन मेटल ने गेन किया और नॉन मेटल माइनस बनाया। अब ये जब गेन करने में कौन सी एनर्जी लगती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो इसको ई बोल सकते हैं, ई, ठीक है, ई भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया। इसमें क्या होगा कि जब हम जैसे हम एनर्जी दे रहे थे तब इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा था। अब यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया है मेटल ने, मतलब जब हम टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, रिलीजिंग द एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो मतलब यहाँ पे जो ई है वो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। इसमें क्या होगा, ई में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी हम मिलेगी उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस मेटल में से, सॉरी इस रिएक्शन में आपका एनर्जी जो होगा वो रिलीज होगा, और निकालने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था। एब्जॉर्ब मतलब क्या है, एनर्जी दे रहे हैं तभी तो रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या किए, ऐड किए हैं, तो ऐड करेंगे तो ऐड करने से एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तो एनर्जी वहां पे रिलीज होगी, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मैं आप लोग को बता दिए, एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा होगा, या एनर्जी मोर रिलीज द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, स्टेबल एंड स्ट्रांग, यहाँ भी स्टेबल एंड स्ट्रांग। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी निकलेगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी उसमें से बाहर निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी मोर रिलीज द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो मतलब जो रिलीज एनर्जी हो रही है, अगर ये ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी कंपाउंड का क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो मैं हर तरीके से आप लोग को समझा दिया, तो ये भी नोट कर लेना आप लोग। वहाँ पे एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे एनर्जी निकलने वाली ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी तो लो लेवल में आ जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी हो जाएगी, तो वो आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड क्या हो गया आपका, तो दो टर्म तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता चल गया। अब दूसरा क्या है, हमें बन रहा है मेटल और नॉन मेटल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है।
अब क्या हो गया, ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, ये एक दूसरे से कंबाइन किए, है ना, एक दूसरे से कंबाइन किए तो मेटल प्लस बना गैसियस स्टेट में जो मैं आपको बताया, और नॉन मेटल माइनस बना ये गैसियस स्टेट में। तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन किए गैसियस स्टेट में थे, इसलिए ये स्टेबल नहीं थे, इसमें एनर्जी नॉन मेटल में रिलीज हुई और मेटल में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वहां से क्या बना, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ये फाइनली क्या बन जाएगा, नॉन मेटल और आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटल मतलब एम और एनएम। अगर एनएम को मान लो यहाँ पे एक्स है, एक्स जी मान लो कि एक्स जी है, क्योंकि वो मेटल इसमें बार बार लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्चुअली मैं एक्स जी लिख देता हूँ, तो मेटल प्लस गैसेस स्टेट में और ये यक्स माइनस गैसेस स्टेट में, लास्टली ये क्या बनेगा, एम यक्स। ये किस स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में, और ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। दैट इज द फिनोमेना कि क्या क्या यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये मेटल और नॉन मेटल, सॉरी एम प्लस और एक्स जी, मतलब एम प्लस जो गैसेस स्टेट में, एक्स माइनस गैसेस स्टेट में है, इससे हमें सॉलिड स्टेट स्टेबल एम एक्स बनने में, कंपाउंड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। वन, द एनर्जी रिलीज, इसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। दिस इज द लैटिस एनर्जी, यही क्या है आपका, लैटिस एनर्जी है। अब ध्यान रखना, गैसियस कैटायन ये क्या है आपका, M प्लस क्या है, गैसियस एनोयन, और ये X माइनस क्या है, गैसियस कैटायन, ठीक है। जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनोयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। दिस इज द, तो तीन चीज हमें पता चल गया कि किसी आयनिक कंपाउंड को बनने में कौन कौन से एनर्जी टर्म यूज होते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज होता है, जो एनर्जी हम लोग दिए मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और इसमें क्या हुआ, नॉन मेटल में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज हुआ, और लास्टली जो नॉन मेटल और मेटल कंबाइन किए उसका आयंस बना, आयंस बनने के बाद गैसियस एनायन गैसियस कैटायन आपस में कंबाइन किए और रिएक्ट करके एक स्टेबल सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड बनाए, और उस आयनिक कंपाउंड के बनने में उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। दैट इज द लैटिस एनर्जी। अब इसको मैं, इसका डिफिनीशन में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम, एग्जैक्टली लाइन तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ज़रूरी हैं तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है ना। व्हेन गैसियस कैटायन, व्हेन गैसियस कैटायन and gaseous anion combine and forming, ये लिख लेना डेफिनेशन, एंड फार्मिंग आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, देन release
एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। तो अब आयनिक कंपाउंड बनने में कौन कौन सी एनर्जी यूज हुई आप लोग देख लें। आयनाइजेशन एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपका नेक्स्ट क्या था, लैटिस एनर्जी। अब दूसरा ये भी लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं डेफिनेशन कि व्हेन गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन कंबाइन एंड फॉर्मिंग वन मोल ऑफ ionic compound, for that energy released, that energy is lattice energy। या वन मोल, समझ में आ गया आपको कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड और मैक्सिमम लैटिस एनर्जी शोज स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। ध्यान रखना कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड यहां भी था, है ना। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। तीन चीज की जरूरत हमें पड़ेगी कि किसी आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एनर्जी टर्म यूज होता है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, है ना। तो इसमें ही आगे मैं आप लोग को कुछ चीजें बता रहा हूं, है ना। नोट में लिख लेना कि मैक्सिमम, बता भी दिया था मैं इसको, एनर्जी रिलीज्ड, या इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, और मैक्सिमम लैटिस एनर्जी सोज, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी सोज, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी सोज स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, सोज स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। ध्यान रखना क्यों स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है ना। एक मिनट हो, तो इसमें नोट में क्या था कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड या मैक्सिमम लैटिस एनर्जी सोज स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। या एक सिंपल सा चीज़ है कि किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं या उसमें से एनर्जी अगर ज़्यादा निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड शो करेगा। मतलब उसके अंदर आयनिक जो कैरेक्टर है, या अब उसके मॉलिक्यूल आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या है वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो लोवेस्ट एनर्जी में आ जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी कंटेन करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी तो इसका स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। जितना भी हमें डिस्कस करना था वो इसके बारे में, एनर्जी टर्म क्या क्या यूज होती है मैं आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ये नोट जो है उसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं इसमें आपको पूछता हूँ, देखो एक चीज़ और है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग कि आयनिक बॉन्ड किससे बन रहा था। आयनिक बॉन्ड बन रहा था आपका मेटल प्लस नॉन मेटल, इसी से बन रहा था, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। अब क्या होगा, मोर आयनिक प्रॉपर्टीज डिपेंड, आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा या कितना ज़्यादा होगा कहीं पे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मेटेलिक कैरेक्टर of any compound and non-metallic character of any compound।
तो किसी कंपाउंड में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देख के हम बता सकते हैं कि वो कितना आयनिक बॉन्ड जो हो स्ट्रांग है। मीन्स आयनिक जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो उतना ही होगा जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब ये शो करे कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसी भी बॉन्ड में मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब ये कब कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। जैसे मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें बताना है NaFNaCl, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें बताना है कि किसका आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक है, NaF, NaCl, NaBr, Na। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि मोर स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड कौन है ना। तो देखो मैं क्या बताया कि यहाँ पे तो सोडियम सोडियम सोडियम, हर जगह सोडियम है, मतलब आपका मेटालिक कैरेक्टर तो सेम है, मेटालिक सेम, तो इसको हमें देखना ही नहीं है। अब क्या देखना है हमें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक सबसे ज्यादा कौन है, आयोडीन। तो नॉन मेटालिक ज्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। मीन्स इसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, आयनिक, तो Na होगा। मोर स्ट्रांग आफ्टर दैट NaBr। अब ये डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा था, नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। NaBr हुआ, आफ्टर दैट NaCl, एंड लास्टली NaF। ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, ठीक है, आप लोग को बताया मैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है ना। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन है। मैंने आपको ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लो आप लोग, नॉन मेटेलिक ज़्यादा कौन है ना। इसमें क्या है, ये तो मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, घटता है, मतलब फ्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। सॉरी, हाँ मैंने आप लोग को थोड़ा सा उल्टा इसको समझा दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, NaF इज मोर आयनिक, सॉरी हाँ, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन, क्योंकि नीचे जाने में नॉन मेटेलिक घटता है प्रॉपर्टी, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा, फ्लोरीन NaF का ज़्यादा आपका बॉन्ड रहेगा, आयनिक बॉन्ड। तो NaCl होगा आफ्टर दैट NaBr, एंड लास्ट ही Na है ना। सॉरी फॉर दैट कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने रॉन्गली आपको समझा दिया। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, दूसरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। LiCl, नेक्स्ट है NaCl KCl, NaCl KCl एंड RbCl। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी Cl सब है तो सेम है, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी देखो अगर यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है। अब ग्रुप में Li, Na,
के आर बी। ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है? आर बी, तो मतलब आर बी सबसे ज़्यादा मेटालिक। उसके बाद क्या है? के होगा, फिर एन ए होगा, फिर क्या होगा? एल आई होगा। तो इसी तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा आर बी सी एल, के सी एल, एन ए सी एल, एल आई सी एल। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मोर आयनिक कौन होगा? आर बी सी, के सी एल, एन ए सी एल, एल आई सी एल। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए जो आप लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बस ये देखे थे कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है और उसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसमें होगा? जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो, या जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो। तो ये इस तरह से मैं आप लोग को समझा दिया था, उसको ऑर्डर भी बना दिया था। तो अभी आज तक के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा क्लास थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।